नमस्ते एवरीवन। हम लोग अभी तक पूरक फलन कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके थे। विशेष समाकल कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके थे। विशेष समाकलन में हम एक्सपोनेंशियल यानी e की घात के रूप में जो फलन होता है उसका विशेष समाकल कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके हैं। साइन x cos ax फलन के रूप में हो, क्यों के रूप में हो, तो उसके लिए विशेष समाकल कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम जो क्यों है हमारा वो x की घात n के रूप में हो तो उसका विशेष समाकल कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हमने अभी तक e की घात ax को जैसे सोल्व किया था तो पूरक फलन के लिए मेथड पढ़ा था। इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन लेंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इस यूनिट में 12 नंबर की है। तो इस यूनिट में हमने पहला क्वेश्चन लिया, हल कीजिए। हमें दिया हुआ है d की घात 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d ब्रैकेट बंद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यही होता है ना। तो हमें सी एफ और पी आई निकालना है। सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, एक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, सहायक समीकरण ऐसे निकालते हैं कि जो d होता है ना, ये एफ डी, इसे हम एफ डी बोलते हैं, नहीं बोलते, ये फंक्शन को यहाँ पे d की जगह m रखते हैं और उसे बराबर 0 करके गुणनखंड निकालते हैं। जो गुणनखंड का मान आता है, m का मान आता है, उन्हें e की घात के रूप में लिखते हैं। तो हमने इसमें d की जगह क्या रखा, m रखा। m रखने पे हमारी एक्सिलरी इक्वेशन ये बनी और इसके गुणनखंड क्या है, m प्लस 1 m प्लस 2। अब इन गुणनखंड को हमने क्या किया, बराबर 0 किया। m को बराबर 0 किया तो एक आया m बराबर 0, दूसरा m प्लस 2 को बराबर 0 किया तो m का मान क्या आया, -2। m प्लस 1 को बराबर 0 किया तो उसका मान क्या आया, m बराबर -1। अतः पूरक फलन क्या होगा, c1 के साथ e और m का मान क्या है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई x क्या होता है, 0। यहाँ पे c2 e की घात -2x, क्योंकि m का मान क्या है, -2। इसी प्रकार c3 e की घात -x। तो हमारा पूरक फलन क्या हुआ, c1 प्लस c2 e की घात -2x प्लस c3 e की घात -x। ये तो हुआ हमारा CF। अब हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। PI तो PI इक्वल टू क्या होता है, 1/FD और Q। अब यहां पे देखो हमारा FD तो ये है और Q क्या है, Q इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, और FD इक्वल टू d की घात 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d, यही है। FD की जगह मान रखो d की घात 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d, और Q की जगह क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। PI इक्वल टू, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आया था, d प्लस 2 और d प्लस 1, और Q का मान क्या था, एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से कुछ नहीं है क्योंकि यहां पे सिंगल 1 बनाते हैं, और इनको ऊपर ले जाके हम क्या करेंगे, इनवर्स फॉर्म में बनाएंगे। इनवर्स फॉर्म में बना के फिर वहां से हल करेंगे। तो एक स्टेप में सोल्व करता हूं, फिर आप देखना। ये 1/d, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, 1 प्लस d/2। यहां से सिर्फ 1, यहां 1 है ही सही, तो ये 1 प्लस d, और यहां क्या है, एक्स स्क्वायर। ये 1/2d को अलग लिखेंगे ऐसे। ये जब इसे ऊपर ले जाएंगे
तो इसकी घात यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी 1, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 घात होगी या नहीं होगी? तो ये ऐसे आएगा 1 प्लस d/2 की घात -1, इसकी भी घात -1 हो जाएगी, ये -1। और आप लोगों ने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में ये फॉर्मूले, 1 प्लस एक्स की घात -1 हो तो इसे कैसे लिखते हैं? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3, ऐसे कुछ पढ़ा था क्या? तो इन दोनों में लगाएंगे वो, और यहां पे एक्स स्क्वायर, ये 1/2d, करो एक्सपांड, देखें इसे। यहां पे देखो d/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो d²/4 आएगा। इससे आगे हम एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे d², जब d की घात क्या आएगा 3 आएगा, और d की घात 3 एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और उसका हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसका 1 माइनस d प्लस d², ये फॉर्मूला हटा देता हूं मैं। और यहां पे ये x²। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखें 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से d माइनस d और प्लस d²। अब माइनस d/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस d/2 को, तो क्या आएगा माइनस का d/2, d/2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और d²/2, और यहाँ पे करेंगे तो घात 3 हो जाएगी, तो उसे छोड़ देते हैं। अब क्या है d²/4 वाला पद, d²/4 वाला पद को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा d²/4, यहाँ पे करेंगे तो घात 3 हो जाएगी, इसलिए हम उस टर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उससे आगे नहीं जाना। और यहाँ पे x², अब x² को जब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, pi बराबर 1 माइनस d और माइनस d/2, तो ये 1 का तो 1 आ गया, ये 1/2d साथ में चल रहा है। यहां पे लिखता हूं मैं 1/2d, यहां पे ये 1 है, इसे सिर्फ एक, यहां माइनस d और माइनस d/2, तो कितना हुआ -3d/2 हुआ नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे एक तो d² ये है और हाफ ये है और 1/4 ये है, तो कितना हुआ टोटल 1/2 3/2 प्लस 1/4 कितना हुआ, ऐड करके बताओ फटाफट। 7d की घात 2 ये हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं इसे। पी बराबर था 1/2d और यहां था 1 माइनस 3d/2 प्लस 3d/2 प्लस 7d²/4 और x²। अब देखो x² यहाँ पे जाएगा 1 से इधर अंदर भेजेंगे इसे इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 1/2d को वैसे के वैसे रहने दो। सबसे पहले यहाँ x² को अंदर भेजेंगे तो यहाँ x² आएगा नहीं आएगा, एक 1 की जगह पे,
यहाँ पे क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है 2x। तो यहाँ पे ये -3/2 और अवकलन क्या हुआ 2x, 2 से 2 कट हो गए, प्लस 7/4, 2 बार अवकलन होगा तो इसका क्या आएगा, कांस्टेंट राशि 2 आएगी सिर्फ। ये 1/2d, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा -3x और यहाँ पे +7/2। अब 1/d का मतलब समाकलन नहीं होता क्या, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, d यदि हमारा क्या हो d/dx हो, ऐसे हो, तो 1/d इक्वल टू क्या होगा ये, और यहाँ पे कुछ भी जो भी फंक्शन हो, अगर यहाँ y हो कुछ भी हो तो वो फंक्शन आएगा, और ऐसे dx x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष दिया हुआ है इस वजह से x के सापेक्ष करेंगे, अगर y के सापेक्ष दिया हुआ हो तो y के सापेक्ष। तो हमारा जो फंक्शन है, हमें जो अवकल समीकरण दी गई है वहाँ पे x के सापेक्ष था, तो x के सापेक्ष पूरे का क्या करेंगे हम समाकलन, ये 1/2 बाहर, x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x की घात 3/3, तो हमने यहां पे समाकलन किया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या आता है x की घात 3/3, और यहां पे 3x² होगा, यहां पे 7x/2 ये होगा। अब देखो 1/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हुआ x की घात 3/6 माइनस 3x² प्लस 7x/4, ये क्या आया हमारा PI, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 व 2 दोनों से मान हम जो व्यापक हल कैसे निकालते हैं उसमें रखेंगे। देखिए व्यापक हल क्या होता है, y = CF प्लस PI, यही होता है ना। CF का मान क्या आया था C1 प्लस C2 e⁻² प्लस C3 e⁻x, और PI का मान ये रहा हमारे पास, प्लस x की घात 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 3x² डिवाइड बाई 4 प्लस 7x/4, जहां C1 C2 C3 क्या है, स्वेच्छ अचर। ठीक है, तो ये हमें हमारा एक्सरसाइज सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हल कीजिए। d² प्लस 1 y = e⁻x प्लस cos x प्लस cos x प्लस x की घात 3। अब यहां पे हमारा FD क्या है, ये है ना, ये क्या है हमारा FD।
यानी एफडी का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड नहीं है, यह है फंक्शन ऑफ डी, और ये क्या है हमारा? क्यू। हल करते हैं, देखें। सबसे पहले हमें व्यापक हल निकालने के लिए क्या चाहिए? सी एफ प्लस पी आई, ऐसे लिखते हैं ना व्यापक हल को, मैं कई बार लिख चुका हूं इसे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ऐसे ही व्यापक हल निकालते हैं। और सी एफ कैसे निकालते हैं? सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्सिलरी इक्वेशन, यानी सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण कैसे निकलती है? डी में, फंक्शन ऑफ डी में क्या करना पड़ता है हमें? डी की जगह एम का मान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण की एक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? यहां पे क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? एम इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस आयोटा आएगा, नहीं आएगा? और जब गुणनखंड क्या हो? सम्मिश्र। जब गुणनखंड सम्मिश्र हो तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, सी एफ इक्वल टू C1 cos x, क्योंकि यहां पे आयोटा का गुणांक क्या है? 1, इस वजह से यहां पे cos 1x आया, प्लस C2 sin x। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। अब क्या निकालेंगे? पीआई। पीआई का तो वही सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या है? वही 1 अपॉन एफ डी और क्यू, यही होता है ना। तो अब एफ डी की जगह एफ डी का मान रखो। एफ डी का मान क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है? क्यों? e की घात माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स की घात 3, यही था। अब देखो इसे अलग अलग कर लेते हैं। पहले हमने लिया ये डी स्क्वायर प्लस 1 e की घात माइनस एक्स, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे भी क्या आएगा? 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 cos x, और यहां भी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा नहीं आएगा? और x की घात 3, ऐसा ही आएगा ना। अब इसके लिए यहां पे a का मान क्या है? हमने शॉर्ट मेथड पढ़े थे, यानी लघु विधि पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो वहां क्या करते थे? यदि एफ डी क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। कब? जब e के गुणांक में, यहाँ गुणांक क्या है? -1, वो रखने पे नॉट इक्वल टू 0 हो तो डायरेक्टली नहीं लिखते थे क्या? तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूं तो -1 रखूंगा यहाँ पे d की जगह, तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ? +1, और 1 और 1 2, ऐसे हैं। -1 रखूंगा तो वह 1 हो गया, और e की घात -x। मैं एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए कि हमने क्या किया था। पी आई निकालने के लिए जब क्यों क्या हो? e की घात ax ऐसा हो, तो इसमें भी जब क्या, सबसे पहले जो f a का मान रखने पर नॉट इक्वल टू 0 हो तो पी आई क्या होता है? डायरेक्टली ये सारा का सारा रफ हुआ क्या है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ही लिखना है। तो पी आई क्या है? एफ है नॉट इक्वल टू 0 हो तो डायरेक्टली एफ है आता है, और e की घात ax आता है। ठीक है, तो यहां पे ये एफ डी में a का मान रखने पर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इस वजह से हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। प्लस अब cos x के लिए भी लिखा था एक फॉर्मूला,
यही लिखा था ना, पी आई जब एफ माइनस ये 0 हो तो पी आई इक्वल टू क्या होता था, और एफ डी क्या हो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात n ये हो, और क्यों क्या हो, जहां पे यहां पे cos है तो हम cos ax ले लेते हैं, ये हो तो उसके लिए पी आई क्या होता है, पी आई यही होता था ना, 1 एफ डी की जगह हमने डायरेक्टली मैं ये रख रहा हूं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात n, और ये cos ax। अब यहां पे देखो, यहां घात n है तो उसको डायरेक्टली हम क्या लिखते थे, माइनस x की घात n डिवाइड बाई 2a इसकी घात n और फैक्टोरियल n। यहां पे cos ax प्लस n पाई बाई 2, जब क्या हो f में यानी कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर इसका मान 0 आता हो तब। तो यहां पे देखो, यहां पे a बराबर क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहां से कंपैरिजन करो, यहां क्या है a बराबर 1 है या नहीं, और हमें इसमें क्या रखना है, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर। अब a क्या है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है नहीं हो रहा, अब 0 हो रहा है तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे देखो, और n की जगह क्या है, यहां पे यहां n की जगह देखो इसकी घात कितनी है, सिर्फ 1 है ना, तो n की जगह 1। अब रखो मान यहां पे देखें तो ये माइनस x आया एक, तो उसकी घात 1 आएगी, ये 2a, a की जगह क्या है हमारा 1, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और उसकी घात भी 1 तो 2 आएगा। यहां पे 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 ही होता है तो मल्टीप्लाई विद 1, यहां पे n की जगह 1 तो क्या हुआ, ये cos ax प्लस पाई बाई 2, यही हुआ नहीं हुआ, और प्लस में क्या आया इसके साथ, ये तो ये घात 1 है इसकी, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे 1 प्लस डी स्क्वायर उसकी घात माइनस 1, और ये x की घात 3। ये देखो यहां तो क्या आया 1/2 e की घात माइनस x प्लस cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos साइन थीटा होता है नहीं होता, यहां a नहीं है हमारे यहां पे, तो यहां पे ये तो हुआ माइनस x डिवाइड बाई 2, और cos x प्लस π/2 का मान क्या होता है, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, तो यही होता है क्या, मैंने लिखा जो सही है या नहीं, ये देखना आप। तो ये माइनस नहीं होता है क्या, आप लोगों को इतना भी ध्यान नहीं है, यहां पे इससे -1 घात यहां पे आई ऊपर जाने के बाद, तो ये क्या हुआ 1 प्लस ये
प्लस ये -1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी की घात 4 ऐसे आगे जाएगा। और यहाँ पे क्या, मैं इसे मिटा दूं, यहाँ पे x की घात 3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो हमारा पी आई e की घात माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हुआ एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे x की घात 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 की जगह x की घात 3, यहाँ पे 2 बार अवकलन होगा तो क्या आएगा, -6x होगा, नहीं होगा, यहाँ पे देखें, देखो अवकलन तो आप सभी को आता ही है, और 4 बार अवकलन करने पे 0, तो इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। ये तो क्या हुआ, पी आई अतः व्यापक हल y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ का मान क्या था, देखो C1 प्लस कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स था, और पी आई का मान e की घात -x/2 प्लस x साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस x की घात 3 -6x, यही था ना। सी एफ का मान क्या था, C1 प्लस C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, और पी आई का मान क्या है, e की घात -x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस x की घात 3 -6x, जहां C1 C2 क्या है, स्वेच्छ अचर,